BBC News.in पे पुलिस वेब समाचार की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। BBC News.in पर समाचार पढ़ने, देखने और सुनने वाले पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं को समाचार वाचिका का नमस्कार। पेश है आप सभी के लिए आज 12 मई 2020 दिन मंगलवार के कुछ मुख्य समाचार। क्राइम पेट्रोल सीरियल में कई प्रकार के अभिनय करने वाले अभिनेता का हो गया निधन। खबरों के मुताबिक कोरोना महामारी कारण लगाए गए लॉकडाउन के बीच हिंदुस्तान लगातार मजदूर नेता और अभिनेता को खोता चला जा रहा है। इसी क्रम में बॉलीवुड के दो महान अभिनेताओं इरफान खान और ऋषि कपूर के जाने के बाद अब एक और अभिनेता कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया। भले ही यह अभिनेता बड़े पर्दे का मशहूर अभिनेता न रहा हो, पर यह अभिनेता टीवी सीरियल क्राइम पेट्रोल में दमदार अभिनय के कारण रहा मशहूर। इस दुनिया को छोड़ने की फहरिस्त में अपना भी नाम दर्ज कराने वाले इस क्राइम पेट्रोल के अभिनेता का नाम है शफीक अंसारी। बताया जा रहा है कि शफीक लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे और इसी कारण से अभिनय की दुनिया से दूर रहने के कारण शफीक के पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। वह बेहद तंगहाल दौर से गुजर रहे थे। शफीक के इलाज के लिए दोस्तों ने चंदा भी जुटाया, पर शफीक को दोस्त नहीं बचा सके। शफीक अपने घर में इकलौते कमाने वाले थे। उनके ऊपर उनकी 3 बेटियों और पत्नी की जिम्मेदारी थी। चंदे से जुटाए पैसों से ही वह अपना करवा रहे थे इलाज। ईरानी नौसेना ने युद्धाभ्यास के दौरान अपने ही शिप को बना डाला निशाना। ईरान ने ओमान की खाड़ी में सेना युद्ध के दौरान गलती से अपने ही जहाज पर दाग दी मिसाइल, जिसके फलस्वरूप जहाज पर सवार 19 नाविकों की हो गई मौत और 15 अन्य हो गए घायल। ईरानी नौसेना ने सोमवार को इस बात की जानकारी मीडिया में दी। मंगलवार की शाम जयपुर से बलिया के लिए मजदूरों को लेकर चलेगी ट्रेन। खबरों के अनुसार यूपी शासन की मांग पर आज मंगलवार की शाम 6 बजे श्रमिक मजदूरों को लेकर ट्रेन जयपुर से बलिया के लिए होगी रवाना। इस ट्रेन में सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान जिला प्रशासन की निगरानी में कुल 1577 श्रमिक मजदूरों को यूपी के बलिया हेतु किया जाएगा रवाना। आज मंगलवार से सामान्य ट्रेनों में यात्रा करने वालों को ट्रेन छूटने से 90 मिनट पहले पहुंचना होगा रेलवे स्टेशन पर। खबरों के अनुसार जहां लॉकडाउन 3 की अवधि खत्म होने में कुछ ही दिन का वक्त बचा है, वहीं 17 मई के बाद लॉकडाउन का क्या होगा, इसका हर किसी को है इंतजार। पर इसी बीच 17 मई से पहले ही आज 12 मई से लॉकडाउन के बीच एक बार फिर से पटरी पर ट्रेनों के दौड़ने की जानकारी पर लोगों को मिल गई कुछ राहत। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली स्टेशन से जिन 15 स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाना है, उसकी शुरुआत आज होनी है। आज पहले राउंड में कुल 8 ट्रेनों की होगी शुरुआत, जो दिल्ली से निकलेंगी या अलग अलग शहरों से दिल्ली के लिए होंगी रवाना। सभी यात्रियों की स्टेशन के एंट्री गेट पर आवश्यक स्क्रीनिंग की जाएगी। जिन यात्रियों में संक्रमण के कोई लक्षण नहीं पाए जाएंगे, उन्हें ही यात्रा की अनुमति होगी। सभी स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट तथा कोचों में सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी, जिसका इस्तेमाल करना यात्रियों के लिए अनिवार्य होगा। सबसे खास बात यह है कि जिन यात्रियों के टिकट की बुकिंग हो चुकी है, उन्हें ट्रेन छूटने से 90 मिनट पहले ही स्टेशन पर पहुंचकर उपरोक्त जांच व सावधानियों संबंधित प्रक्रिया से होगा गुजरना। कश्मीर के 2 जिलों को छोड़ 8 जिलों में 2G सेवा हुई बहाल। खबरों के अनुसार पिछले बुधवार को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी रियाज नायकू के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे जाने के बाद घाटी में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने हो हल्ला मचा रखा था। पर सरकार ने सुरक्षात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट सेवा कर दी थी बंद, क्योंकि आतंकी इंटरनेट सेवा का दुरुपयोग कर घाटी में फैला सकते थे आतंक। फिलहाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपियां जनपद को छोड़कर समूची कश्मीर घाटी में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल सोमवार रात से पुनः कर दी गई है बहाल। प्रधान गृह सचिव शालीन काबरा ने 2G इंटरनेट सेवा बहाल करने के आदेश देते हुए कहा कि इससे उच्च गति वाले इंटरनेट का इस्तेमाल हानिकारक तत्व आतंकवादी हमलों को अंजाम देने के लिए अथवा दुष्प्रचार कर लोगों को भड़काने के लिए कर सकते हैं। इसी कारण सिर्फ 2G इंटरनेट सेवा ही की गई है फिलहाल बहाल, वह भी सिर्फ 8 जनपदों में 2 जनपदों को छोड़कर। आज चलेंगी ये 8 ट्रेनें, पर यात्री स्टेशन पर पहुंचने से पहले घर तक पहुंचने का स्वयं कर ले इंतजाम, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन है बंद। खबरों के अनुसार नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का ठहराव दीमापुर, लमडिंग, गुवाहाटी, कोकराझार, मरैनी, न्यू जलपाईगुड़ी, कटिहार, बरौनी, दानापुर, पंडित दीनदयाल जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर होगा। नई दिल्ली से बेंगलुरु चलने वाली ट्रेन का ठहराव अनंतपुर, गुंतकल, सिकंदराबाद, नागपुर, भोपाल और झांसी स्टेशन पर होगा। नई दिल्ली से बिलासपुर चलने वाली ट्रेन का ठहराव रायपुर, नागपुर, भोपाल और झांसी स्टेशन पर होगा।
हावड़ा से नई दिल्ली चलने वाली ट्रेन का ठहराव आसनसोल, धनबाद, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर होगा। राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन का ठहराव पटना जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज और कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर होगा। बेंगलुरु से नई दिल्ली जाने वाली ट्रेन का ठहराव अनंतपुर, गुंतकल, सिकंदराबाद, नागपुर, भोपाल और झांसी स्टेशन पर होगा। बम्बई बाई सेंट्रल से चलकर नई दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन का ठहराव सूरत, वडोदरा, रतलाम और कोटा स्टेशनों पर होगा। वहीं अहमदाबाद से चलकर नई दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेन का ठहराव पालनपुर, अबू रोड, जयपुर और गुड़गांव के रेलवे स्टेशनों पर होगा। इन ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अलग से कोई पास नहीं होगा जारी, उनका ट्रेन टिकट ही होगा ई पास या कर्फ्यू पास। जहां भी पुलिस रोकेगी उन्हें पास के रूप में ट्रेन का टिकट दिखाना होगा। वहीं पुलिस प्रशासन व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को भी ट्रेन के टिकट को ही पास के रूप में करना होगा मान्य, जिससे कि यात्रियों को स्टेशन से घर तक की यात्रा करने में न करनी पड़े कठिनाइयों का सामना। पैथकाइन जांच लैब पर कोरोना मामले में गलत रिपोर्ट देने पर सरकार ने कसा शिकंजा। खबरों के मुताबिक नोएडा की पैथोलॉजिस्ट जांच केंद्र पैथकाइन पर कोरोना वायरस मरीजों की टेस्टिंग रिपोर्ट गलत देने के मामले में प्रदेश सरकार ने पैथकाइन नाम की प्राइवेट लैब के टेस्टिंग करने पर लगा दी है रोक। इस लैब के बारे में कोरोना वायरस मरीजों की जांच के लिए दिए गए नमूनों की रिपोर्ट गलत देने की आधा दर्जन से अधिक जिलों से आई थी शिकायत। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर रुकुमकेश ने रोक लगाते हुए यह भी निर्देश दिए हैं कि इस लैब से जांच किए गए सभी नमूनों को केजीएमयू लखनऊ की लैब में फिर से जांच की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य किसी प्राइवेट लैब की टेस्टिंग की शिकायत आएगी तो उस पर भी लगा दी जाएगी रोक। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रदेश में आरएमएल, पैथकाइन, शारदा मेडिकल कॉलेज, जेपी हॉस्पिटल नोएडा जैसी निजी क्षेत्रों की लैब को भी कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की रिपोर्ट देने के लिए किया है अधिकृत। ये प्राइवेट लैब लगभग 10,000 की संख्या तक कर चुके हैं अब तक टेस्टिंग। इसी में से एक पैथकाइन नाम की प्राइवेट लैब भी है। इस लैब की प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्शन सेंटर हैं, जहां से ब्लड सैंपल लेकर ये जांच के नमूने टेस्टिंग के लिए नोएडा भेजती हैं। इस लैब के बारे में लखनऊ, सहारनपुर व कानपुर समेत आधा दर्जन जिलों में टेस्टिंग कर गलत रिपोर्ट देने की शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों के बाद ही चिकित्सा व स्वास्थ्य महानिदेशक ने अगले आदेश तक पैथकाइन लैब को जांच करने पर लगा दी है रोक। कल हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मंत्रणा पश्चात आज रात 8 बजे मोदी जी देंगे देशवासियों को संदेश। खबरों के मुताबिक कल सोमवार को मुख्यमंत्रियों संग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन विषय पर की मंत्रणा। कल हुई मंत्रणा पर गहन मंथन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मंगलवार रात 8 बजे देश को करेंगे संबोधित। 54 दिनों में देश के नाम यह उनका 5वां संदेश होगा। पहली बार उन्होंने 19 मार्च को देश को किया था संबोधित। इस बार वह लॉकडाउन के चौथे फेज पर कर सकते हैं बातचीत। लॉकडाउन के चौथे चरण पर कोई भी फैसला लेने से पहले मोदी जी ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों से लगभग 6 घंटे की थी मंत्रणा। फिलहाल मोदी जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से कल मंत्रणा के दौरान कहा कि आप सभी अपने प्रदेशों की रिपोर्ट अनुसार 15 मई तक बताएं कि आप कैसा लॉकडाउन अपने प्रदेश में चाहते हैं। फतेहपुर अंतर्गत हाईवे पर हुई सड़क दुर्घटना में मां बेटी की मौत। खबरों के अनुसार फतेहपुर अंतर्गत खागा कोतवाली क्षेत्र स्थित हाईवे पर ऑटो द्वारा बम्बई से जौनपुर जा रहा एक परिवार बना सड़क दुर्घटना का शिकार। पुलिस द्वारा मीडिया में दिए गए जानकारी के अनुसार बम्बई से ऑटो द्वारा एक परिवार जौनपुर जा रहा था कि फतेहपुर अंतर्गत खागा कोतवाली क्षेत्र स्थित हाईवे पर एक टैंकर द्वारा ऑटो को टक्कर मार देने के कारण ऑटो हो गया क्षतिग्रस्त। ऑटो में बैठे परिवार में से मां बेटी की इस दुर्घटना में हो गई मौत तथा 3 लोग हो गए गंभीर रूप से घायल। घटना के समय ऑटो में कुल 5 लोग थे सवार। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार हेतु भिजवाने के साथ शव को कब्जे में लेकर किया विधिक कार्यवाही। अंबाला साहा नेशनल हाईवे 444 पर अंबाला जिले के खुदा खुर्द गांव के पास सड़क दुर्घटना में एक की मौत, एक घायल। खबरों के मुताबिक स्पेशल ट्रेनों के चलने के बावजूद भी बहुत से मजदूर अब भी पैदल ही दूसरे राज्यों की ओर जा रहे हैं और कई जगह वे हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार की सुबह अंबाला जिले में हाईवे पर एक मजदूर को टोयोटा इनोवा गाड़ी ने दिया कुचल, जिससे उसकी मौत हो गई तथा इस हादसे में साथ जा रहा उसका साथी हो गया घायल। ये दोनों बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं और पैदल ही घर जाने के लिए चल पड़े थे।
पुलिस द्वारा मीडिया में आई जानकारी के अनुसार दुर्घटना अंबाला साहा नेशनल हाईवे 444 पर अंबाला जिले के खुदा खुर्द गांव के पास हुई। यह हाईवे अंबाला को यमुनानगर और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से जोड़ता है। महेश नगर पुलिस स्टेशन इंचार्ज ने बताया कि दो युवा कामगार अंबाला के नागल करधान इलाके में एक फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन के कारण इनका कामकाज बंद था। ऐसी परिस्थिति में ये दोनों अपने गांव जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुए अस्पताल से डिस्चार्ज। खबरों के मुताबिक उपचार हेतु कई दिन से अस्पताल में भर्ती पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो गए अस्पताल से डिस्चार्ज। अस्पताल के मुताबिक उपचार लाभ पाने के बाद मनमोहन सिंह जी की सेहत में हुआ सुधार और उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया महसूस। डॉक्टरों ने पुनः मनमोहन सिंह का स्वास्थ्य परीक्षण करने पर मेडिकल साइंस अनुसार स्वस्थ देखते हुए अस्पताल से कर दिया डिस्चार्ज। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह सूचना पाते ही ट्वीट करके कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं महान राष्ट्रकर्मी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्वास्थ्य सुधार एवं अस्पताल से डिस्चार्ज होने की सूचना मिली है। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे, वे सदैव स्वस्थ रहें। शायद भूपेश बघेल जी ने यह ट्वीट इस कारण से किया क्योंकि इससे पहले वह पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी को खो चुके हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगाए रोक। खबरों के अनुसार दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम की तरफ से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी है राहत, लेकिन अग्रिम जमानत याचिका पर 22 को दोबारा करेगा सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि देशद्रोह के मामले में चेयरमैन पर जो एफआईआर दर्ज की गई है फिलहाल 22 जून तक उसमें उनकी गिरफ्तारी न की जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कोई सख्त कदम न उठाए। चेयरमैन के तौर पर जफरुल इस्लाम का कार्यकाल 14 जुलाई को खत्म हो रहा है। पद से हटाने के लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को एक याचिका उनके खिलाफ लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। केंद्र सरकार के वकील की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि एलजी की तरफ से कारण बताओ नोटिस 8 मई को जफरुल इस्लाम को जारी किया जा चुका है। एलजी की तरफ से शोकाज नोटिस जारी होने के बाद कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को हस्तक्षेप से कर दिया था इनकार। जफरुल इस्लाम खान की तरफ से कोर्ट पेश हुई वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जफरुल इस्लाम पर देशद्रोह के मामले में दर्ज की गई एफआईआर ही गलत है। जो आरोप एफआईआर में लगाए गए हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर में अब तक हुई जांच को लेकर दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट की है तलब, साथ ही जफरुल इस्लाम को पुलिस की जांच में सहयोग करने के भी दिए हैं आदेश। प्राइमरी स्कूलों के लिए 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती रिजल्ट कल बुधवार को वेबसाइट पर अभ्यर्थी देख सकेंगे। लंबी कानूनी प्रक्रिया और इंतजार के बाद आज 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का फाइनल परिणाम कर दिया गया जारी। 6 जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा के लिए पंजीकृत 4,31,466 अभ्यर्थियों में से 4,09,530 अभ्यर्थी हुए थे सम्मिलित। इनमें से 1,46,060 यानी कि 35.66% अभ्यर्थी हुए हैं सफल। सामान्य वर्ग के 36,614, ओबीसी के 84,868, एससी के 24,308 और एसटी के 270 अभ्यर्थी हुए हैं पास। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी अपना परिणाम बुधवार से वेबसाइट पर देख और डाउनलोड कर सकेंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार परीक्षा नियामक की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकेंगे या वेबसाइट bbcnews.in के मेन मेनू में शिक्षक परिणाम पर क्लिक करके देख सकेंगे। सीतापुर अंतर्गत शारदा सहाय नहर में युवक के डूबने से मचा हो हल्ला। खबरों के अनुसार सीतापुर अंतर्गत तंबौर इलाके के राय रोड पर शारदा सहाय नहर में दोस्तों के साथ नहाने गए एक युवक के नहर में डूब जाने के कारण मचा हो हल्ला। नहर के पाटों पर युवक के डूब जाने की खबर सुनकर जुटे ग्रामीण। बताया जा रहा है कि नहाते समय गहराई में जाने के कारण नहर में डूब गया युवक। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय गोताखोरों द्वारा युवक के शव की कराई जा रही है तलाश। अभी तक आप सुन रहे थे समाचार वाचिका द्वारा bbcnews.in पर 12 मई 2020 दिन मंगलवार के कुछ मुख्य समाचार। समाचार सुनने, पढ़ने व देखने के लिए आप सभी श्रोताओं, पाठकों व दर्शकों बहुत बहुत धन्यवाद व समाचार वाचिका का नमस्कार। शिव का नाम है सब
अब आप सुनिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 मई 2020 रात 8 बजे लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर देश को क्या दिया संदेश। यह संदेश आप मोदी जी की जबान में ही सुनेंगे कि उन्होंने क्या कहा। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। इस दौरान तमाम देशों के 42 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं। मैं सभी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। साथियों, एक वायरस ने दुनिया को तहस नहस कर दिया है। विश्व भर में करोड़ों जिंदगियों संकट का सामना कर रही है। सारी दुनिया जिंदगी बचाने में एक प्रकार से जंग में जुटी है। हमने ऐसा संकट न देखा है, न ही सुना है। निश्चित तौर पर मानव जाति के लिए ये सब कुछ अकल्पनीय है। ये क्राइसिस अभूतपूर्व है। लेकिन थकना, हारना, टूटना, बिखरना मानव को मंजूर नहीं है। सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है। आज जब दुनिया संकट में है, तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। साथियों, हम पिछली शताब्दी से ही लगातार सुनते आए हैं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की है। हमें कोरोना से पहले की दुनिया को, वैश्विक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मौका मिला है। कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थितियां बन रही हैं, उसे भी हम निरंतर देख रहे हैं। जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इसका मार्ग क्या हो? विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग
एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। मैं एक उदाहरण के साथ अपनी बात बताने का प्रयास करता हूं। जब कोरोना संकट शुरू हुआ, तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को अवसर में बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारत की ये दृष्टि आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए उतनी ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है। साथियों, आज विश्व में आत्मनिर्भर शब्द के मायने पूरी तरह बदल गए हैं। ग्लोबल वर्ल्ड में आत्मनिर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है। अर्थ केंद्रित वैश्वीकरण बनाम मानव केंद्रित वैश्वीकरण की चर्चा आज जोरों पर है। विश्व के सामने भारत का मूलभूत चिंतन आशा की किरण नजर आता है। भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। विश्व एक परिवार। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता है। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है। जो संस्कृति जय जगत में विश्वास रखती हो, जो जीव मात्र का कल्याण चाहती हो, जो पूरे विश्व को परिवार मानती हो, जो अपनी आस्था में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी इसकी सोच रखती हो, जो पृथ्वी को मां मानती हो, वो संस्कृति, वो भारत भूमि जब आत्मनिर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समृद्ध विश्व की संभावना भी सुनिश्चित होती है। भारत की प्रगति में तो हमेशा विश्व की प्रगति समाहित रही है। भारत के लक्ष्यों का प्रभाव, भारत के कार्यों का प्रभाव
विश्व कल्याण पर पड़ता ही है। जब भारत खुले में शौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तस्वीर भी बदलती है। टीबी हो, कुपोषण हो, पोलियो हो, भारत के अभियानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ भारत की दुनिया को सौगात है। इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है। जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है। इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रशंसा होती है। तो स्वाभाविक है, हर भारतीय गर्व करता है। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है, मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे? इस सवाल का भी उत्तर है 130 करोड़ देशवासियों का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। साथियों, हमारा सदियों का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। भारत जब समृद्ध था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, संपन्न था, तब सदा विश्व के कल्याण की राह पर ही चला। वक्त बदल गया, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ गया। हम विकास के लिए तरसते रहे। आज फिर भारत विकास की ओर सफलतापूर्वक कदम बढ़ा रहा है। तब भी विश्व कल्याण की राह पर अटल है। याद करिए, इस शताब्दी की शुरुआत के समय Y2K संकट आया था। भारत के टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स ने दुनिया को उस संकट से निकाला था। आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम बेस्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे। साथियों, मैंने अपनी आंखों के सामने कच्छ भूकंप के वो दिन देखे हैं। हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा, सब कुछ ध्वस्त हो गया था। ऐसा लगता था मानो कच्छ मौत की चादर ओढ़कर सो गया हो। उस परिस्थिति में कोई सोच भी नहीं सकता था कि कभी हालत बदल पाएंगे। लेकिन देखते ही देखते कच्छ उठ खड़ा हुआ, कच्छ चल पड़ा, कच्छ बढ़ चला। यही हम भारतीयों की संकल्प शक्ति है। हम ठान लें तो कोई लक्ष्य असंभव नहीं, कोई राह मुश्किल नहीं। और आज तो
चाह भी है, राह भी है। ये है भारत को आत्मनिर्भर बनाना। भारत की संकल्प शक्ति ऐसी है कि भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी। एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर हमारी डेमोग्राफी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है। पांचवा पिलर डिमांड। हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है। देश में डिमांड बढ़ाने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का सशक्त होना जरूरी है। हमारी सप्लाई चेन, हमारी आपूर्ति की उस व्यवस्था को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो, हमारे मजदूरों के पसीने की खुशबू हो। साथियों, कोरोना संकट का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। ये आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान की अहम कड़ी के तौर पर काम करेगा। साथियों, हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को
एक नई गति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज सभी पर बल दिया गया है। ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए हैं, जो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है, जो आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है। ये आर्थिक पैकेज देश के उस श्रमिक के लिए हैं, देश के उस किसान के लिए हैं, जो हर स्थिति, हर मौसम में देशवासियों के लिए दिन रात परिश्रम कर रहा है। ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मध्यम वर्ग के लिए है, जो ईमानदारी से टैक्स देता है, देश के विकास में अपना योगदान देता है। ये आर्थिक पैकेज भारतीय उद्योग जगत के लिए हैं, जो भारत के आर्थिक सामर्थ्य को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है। कल से शुरू करके आने वाले कुछ दिनों तक वित्त मंत्री जी द्वारा आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित इस आर्थिक पैकेज की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए बोल्ड रिफॉर्म्स की प्रतिबद्धता के साथ अब देश का आगे बढ़ना अनिवार्य है। आपने भी अनुभव किया है कि बीते 6 वर्षों में जो रिफॉर्म्स हुए, उनके कारण आज संकट के इस समय भारत की व्यवस्थाएं अधिक सक्षम, अधिक समर्थ नजर आई है। वरना कौन सोच सकता था कि भारत सरकार जो पैसे भेजेगी वो पूरा का पूरा गरीब की जेब में, किसान की जेब में पहुंच पाएगा। लेकिन ये हुआ, वो भी तब हुआ जब तमाम सरकारी दफ्तर बंद थे, ट्रांसपोर्ट के साधन बंद थे, जनधन, आधार, मोबाइल, जेएएम, जेम की त्रिशक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था, जिसका असर हमने अभी देखा। अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक करना है, नई ऊंचाई देनी है। ये रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे, ताकि किसान भी सशक्त हो और भविष्य में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में कृषि पर कम से कम असर हो। ये रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम, सरल और स्पष्ट नियम कानून, उत्तम इंफ्रास्ट्रक्चर, समर्थ और सक्षम ह्यूमन रिसोर्सेज और मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे। ये रिफॉर्म्स बिजनेस को प्रोत्साहित करेंगे, निवेश को आकर्षित करेंगे और मेक इन इंडिया के हमारे संकल्प को सशक्त करेंगे। साथियों, आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है और आज ये समय की मांग है कि भारत हर स्पर्धा में जीते, ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाए। इसे समझते हुए आर्थिक पैकेज में
अनेक प्रावधान किए गए हैं। इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी। साथियों, ये संकट इतना बड़ा है कि बड़ी से बड़ी व्यवस्थाएं हिल गई हैं। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में हमने, देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संघर्ष शक्ति, उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है। खासकर हमारे जो रेहड़ी वाले भाई बहन हैं, ठेला लगाने वाले हैं, पटरी पर सामान बेचने वाले हैं, जो हमारे श्रमिक साथी हैं, जो घरों में काम करने वाले भाई बहन हैं, उन्होंने इस दौरान बहुत कष्ट झेले हैं, तपस्या की है, त्याग किया है। ऐसा कौन होगा जिसने उनकी अनुपस्थिति को महसूस नहीं किया? अब हमारा कर्तव्य है उन्हें ताकतवर बनाने का, उनके आर्थिक हितों के लिए कुछ बड़े कदम उठाने का। इसे ध्यान में रखते हुए गरीब हो, श्रमिक हो, प्रवासी मजदूर हो, पशुपालक हो, हमारे मछुआरे साथी हो, संगठित क्षेत्र से हो या असंगठित क्षेत्र से, हर तबके के लिए आर्थिक पैकेज में कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है। आपके प्रयासों ने तो हर बार आपके प्रति मेरी श्रद्धा को और बढ़ाया है। मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं, याद करता हूं, जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आग्रह किया था, यह भी कहा था कि देश के हैंडलूम वर्कर्स को सपोर्ट करें। आप देखिए, बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। इतना ही नहीं, उसे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया। बहुत छोटा सा प्रयास था, लेकिन परिणाम मिला, बहुत अच्छा परिणाम मिला। साथियों, सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना
लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन 4 इससे जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि नियमों का पालन करते हुए हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। साथियों, हमारे यहां कहा गया है, सर्वम आत्मवशम सुखम, अर्थात जो हमारे वश में है, जो हमारे नियंत्रण में है, वही सुख है। आत्मनिर्भरता हमें सुख और संतोष देने के साथ साथ सशक्त भी करती है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा होगा। इस दायित्व को 130 करोड़ देशवासियों की प्राण शक्ति से ही ऊर्जा मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत का ये युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। अब एक नई प्राण शक्ति, नई संकल्प शक्ति, उसे लेकर के हमें आगे बढ़ना है। जब आचार विचार कर्तव्य भाव से सराबोर हो, कर्मठता की पराकाष्ठा हो, कौशल्य की पूंजी हो, तो आत्मनिर्भर भारत बनने से कौन रोक सकता है। हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाकर रहेंगे। इस संकल्प के साथ, इस विश्वास के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार, अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए। शिव का नाम है सबसे प्यारा, जपते रहो हरदम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यं शिवं सुन्दरं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यं शिवं सुन्दरं। शिव का नाम है सबसे प्यारा, जपते रहो